नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवधेश शुक्ला है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन प्रतिवर्ष कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। तो आइए आज हम इस पर एक विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। तो संविधान क्या है, कितने दिन में बना, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें, पेन पेपर लेकर नोट कर सकते हैं, और पॉइंटर्स के रूप में आप एक एक लाइन या एक से दो लाइन आप लिख भी सकते हैं। हम आपको पॉइंट्स के रूप में नोट कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। भारत के संविधान की सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान या निर्मित संविधान। इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। आप कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे संविधान लिखा हुआ नहीं है। बेशक ऐसा कहा जाता है कि संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, बाकी लिखा तो होता ही है। लेकिन भारत का संविधान लिखित और डॉक्यूमेंटेड है। भारत का जो संविधान है, इसका जो मूल संस्करण है, इसके मूल संस्करण में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन इसमें समय के साथ संशोधन करते करते इसमें भाग हो गए हैं 25, अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12, और अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो जो नंबरिंग है, अनुच्छेद की नंबरिंग 395 ही है। इसको क्लॉज या सब क्लास में जोड़ करके इनको लगभग 470 के आसपास पहुंचा दिया गया है। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि अनुच्छेद अभी भी संख्या में 395 ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है 12, भाग कितने हो गए हैं 25। तो सबसे पहली विशेषता, भारत का संविधान एक लिखित या निर्मित संविधान है, जिसके मूल संस्करण में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल संख्या 395 ही है। अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और भाग 25 हो गए हैं। तो पहली विशेषता ये रही। अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका सामान्य सा मतलब है कि देश का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। यानी देश में संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है। यही है संवैधानिक सर्वोच्चता। देश में जो भी कानून बनते हैं वो सब संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही बनते हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। इसलिए संवैधानिक सर्वोच्चता भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गई दूसरी विशेषता। शॉर्ट में आप अगर नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। यही है संवैधानिक सर्वोच्चता। अगली जो विशेषता है हम उसकी बात करते हैं। अगली विशेषता है एकल नागरिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है? आपने इसको खूब सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ शायद ही लोगों को पता होगा। हम आपको बताते हैं। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में जब आप जाएंगे, या वहाँ का जो एक सामान्य नागरिक होता है, उसे 2 तरीके की नागरिकता धारण करनी होती है। एक नागरिकता अमेरिका देश की, एक अमेरिका में स्थित जो राज्य हैं उस राज्य की भी नागरिकता उन्हें अर्जित करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वहाँ पे दोहरी नागरिकता हो गई। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत में केवल एकल नागरिकता चलती है। इसका मतलब भारत का जो नागरिक है उसे केवल एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है, भारत देश की नागरिकता। तो यही है एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी भारत में भारत के नागरिक को केवल भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है और किसी की नागरिकता नहीं। तो ये हो गया संविधान का एक इम्पोर्टेंट फीचर। आगे बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता है संघीय व्यवस्था।
संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? संघीय व्यवस्था का सामान्य सा मतलब है ऐसा देश जहां पर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया हो। संघीय व्यवस्था का सामान्य सा मतलब इतना ही है कि ऐसा देश जहां पे शक्तियों का विभाजन केंद्र या राज्यों के बीच किया गया हो उसे संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हालांकि संघीय व्यवस्था के और भी फीचर्स होते हैं, इन्हें हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप सामान्य जो जानकारी है, सामान्य रूप से आप इतना ही समझिए। संघीय व्यवस्था का सामान्य मतलब है शक्तियों का विभाजन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दिस इज द फीचर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अगली विशेषता है संसदीय व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसको एक और नाम से जानते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब है? संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी सबसे मुख्य जो विशेषता है वो यह है कि इसमें कार्यपालिका जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि कहीं कहीं आपको एक बात और लिखी हुई या सुनने को मिलेगी कि जो कार्यपालिका होती है वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी सही है, लेकिन और अगर हम स्पेसिफिक रूप से कहें तो जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, यानी दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कि एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और लोकसभा। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, किसी प्रकार से किसी के भी दबाव में नहीं है। न्यायपालिका में जो भी विवाद या जो भी मैटर्स जाते हैं उसके निस्तारण में सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का दबाव नहीं लेता है। संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई है और इसकी स्वतंत्रता को कैसे मेंटेन किया गया है इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम इसमें यही बताएंगे कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और ये भी संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका अपने कार्यों को लेकर किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहती है, वह स्वतंत्र रूप से काम करती है। अगली जो विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता का सामान्य सा मतलब है कि संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वो अपने आप में अनचेंजेबल है। इसका मतलब कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो वह कानून कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता है और उसे सबको मानना ही मानना पड़ता है। ये होती है संसदीय संप्रभुता, यानी संसद जो कानून बना दे वही सत्य है, वही सही है। और एक क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता मतलब न्यायालय जो बताए, न्यायालय जो कहे वही सर्वोच्च है, वही सुप्रीम है। अब भारत में का जो संविधान है उसमें जो एक विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि संसद जो कानून बना दे वही मान्य होगा। संसद पर भी युक्त प्रतिबंध और संतुलन रखा गया है। कैसे संतुलन रखा गया है हम आपको बताते हैं। बेसिकली जब संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार होता है न्यायिक समीक्षा का, यानी जुडिशियल रिव्यू का। अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के प्रावधानों का या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को उस सीमा तक खारिज कर सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को उस सीमा तक खारिज कर सकता है जिस सीमा तक यह संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये हुई
न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता में समन्वय। और यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में थोड़ा सा आपको हम ये बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है कि वो संसद द्वारा बनाए गए सही कानून को भी समाप्त कर दे। इन दोनों में, यानी यही संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, यही जो दोनों हैं, इसमें समन्वय स्थापित किया गया है। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी भारतीय संविधान की यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही छोटा वीडियो है, आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता सकते हैं हम कि लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब ऐसा देश जहाँ पे शासन जनता द्वारा किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। जनता द्वारा शासन कैसे किया जाता है, इसका मतलब ये कि बेसिकली देश में शासन प्रशासन या कानून या नीति निर्माण कौन करता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद या राज्य के विधानमंडल में बैठते हैं, वही शासन प्रशासन नीति निर्माण और कानून बनाते हैं। तो उन प्रतिनिधियों को भेजता कौन है, जनता भेजती है। तो एक तरीके से देखें तो जनता ने ही उनको यह अधिकार दिया है नीति निर्माण और कानून बनाने के लिए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जनता ही शासन कर रही है। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है कि जहाँ पर शासन जनता द्वारा चलाया जाए उसे हम लोकतंत्र कहते हैं या लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर स्टेट। इसका क्या मतलब है? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता, ये बहुत ही बड़ा या वाइड टॉपिक है। हालांकि इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं। पंथ निरपेक्षता का सामान्य मतलब है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। आपको यहाँ से थोड़ा से हम बताना चाहेंगे कि संविधान की दो अवधारणाएं चलती हैं, एक सकारात्मक अवधारणा, एक नकारात्मक अवधारणा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में बेसिकली क्या है कि जो राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है, जो भारतीय संविधान की विशेषता है। तो पंथ निरपेक्षता का सामान्य मतलब क्या है कि ऐसा देश जिस देश में राज्य सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार करे, उसे हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। अगली विशेषता कल्याणकारी राज्य की आती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब है कि देश में सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी हर तरीके से कल्याणकारी स्टेट इस्टेब्लिश करना है। तो अगली विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को, यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी कुछ हद तक मूल अधिकार दिए गए हैं ताकि वो एक डिग्निटी लाइफ के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। अगली विशेषता क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये जो हमने लगभग 12 से 13 बिंदु डिस्कस किए, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आप इनको एक एक पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं और इस पे अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। धन्यवाद।